हेलो एंड वेलकम टू साइथोमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो हमने देखा था कुछ ऐसे पर्टिकुलर केमिकल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं जो उनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो उसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हमारे अंदर होती है ताकि हमारे सर्वाइवल की चांसेस बढ़ जाए। हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई चेंज हमारे आसपास हो रहा है तो उसके लिए हम रिएक्ट करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं। तो उन्हीं मूवमेंट को कैसे कैसे हमारी बॉडी कंट्रोल कर रही है और कोऑर्डिनेट कर रही है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे होता है। तो ह्यूमन बींग्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स हैं, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। एक तो है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोनल सिस्टम जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम्स हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस वाली क्लास में, इस लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है बेसिकली वो तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला पार्ट है ब्रेन, दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा पार्ट है नर्व्स। ये जो सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं, ये सभी चीज़ें, चाहे वो ब्रेन है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड है, चाहे वो नर्व्स, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स की बनी हुई है। ये जो पूरा नर्वस सिस्टम है एक स्पेशल तरह के सेल से फॉर्म्ड है और उस स्पेशल सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। नर्वस सिस्टम जिन सेल्स का बना है उन्हें हम बोलते हैं नर्व सेल्स या फिर इनका दूसरा नाम है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ब्रेन भी न्यूरॉन्स का बना है, स्पाइनल कॉर्ड में भी न्यूरॉन्स की बनी है, नर्व्स भी न्यूरॉन्स की ही बनी है। स्पेशल सेल क्यों है नर्वस सिस्टम के लिए? क्यों नॉर्मल सेल्स से जिससे हमारी बाकी की बॉडी बनी हुई है और सिस्टम्स बने हुए हैं, ये क्यों सफिशिएंट नहीं है नर्वस सिस्टम के लिए? उसके लिए स्पेशलाइज सेल क्यों चाहिए? सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम का काम क्या है? इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहे हैं उस चेंज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, है ना। एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहे हैं यानी कुछ स्टिमुलस हमें मिल रहा है, उस स्टिमुलस की इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाना? ब्रेन तक पहुंचाना या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। और क्या काम है इसका? फिर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही है हमारी मसल्स को या ग्लैंड्स को। ग्लैंड्स क्या होते हैं? स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स, कुछ पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट करते हैं। वो केमिकल्स भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो मसल्स या ग्लैंड्स तक फिर ब्रेन से इंस्ट्रक्शन को पहुंचाना। तो काम इसका क्या है? इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है ताकि हमारी बॉडी को पता चल सके कि आसपास में क्या चेंजेस हो रहे हैं और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सके। तो इन्फॉर्मेशन को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए ऐसे छोटे छोटे सेल्स से तो हमारा काम नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए? ऐसे कुछ लंबे लंबे से सेल्स चाहिए जिनसे कि इंफॉर्मेशन इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके। सपोज कीजिए ब्रेन से इंस्ट्रक्शन को पहुंचाना है आपके बिल्कुल पैरों तक, तो कितना दूर, कितना सारा डिस्टेंस है ये। अगर छोटे छोटे सेल्स होंगे तो बहुत सारे ऐसे सेल्स लगेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी, इसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? इस तरह के लंबे लंबे स्पेशल सेल्स चाहिए जिनको हम नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। तो ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स एक्चुअली हमारी बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स हैं, सबसे लंबे सेल्स हैं। इनमें जो आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। फ़ायदा क्या है उसका? इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वैसे तो आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा है, आपको अगर याद होगा। तो ये जो बीच में आपको सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, नॉर्मल सेल जैसा होता है, ऐसे ही हमें दिखाई दे रहा है। इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, या फिर साइटन। ठीक है, इसके अंदर जो नॉर्मल सेल में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वही सब प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये जो दिख रहा है न्यूक्लियस है। यहाँ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं और
राइबोसोम्स हैं, और जितने भी नॉर्मल सेल में चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, स्पेशल चीज़ क्या दिखाई दे रही है, यहाँ से इस सेल बॉडी से कुछ ये थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कुछ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स तो छोटे हैं, और एक हमें दिखाई दे रहा है कि एक ये बहुत लंबा सा इसमें से प्रोजेक्शन निकल कर जा रहा है, एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल कर जा रहा है। तो ये जो छोटे छोटे वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हमने नाम दिया हुआ है डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो लंबा वाला एक्सटेंशन ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। इसका नाम हमने रखा हुआ है एक्सॉन। ठीक है, ये जो एक्सॉन है ये फाइनली जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर फिर से बहुत सारी ब्रांचेस बन रही हैं। इन ब्रांचेस का ये जो एंड है, ये सब इनको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये है नर्व एंडिंग। ये क्या है, ये नर्व एंडिंग्स हैं। ये भी नर्व एंडिंग है, ये भी नर्व एंडिंग है, सब नर्व एंडिंग्स हैं। जहाँ पर एक्सॉन एंड हो रहा है उसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एक्सॉन के ऊपर एक पर्टिकुलर कवरिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इस कवरिंग को, पूरे एक्सॉन को कवर नहीं कर रही है, बीच बीच में कहीं कहीं पर गैप है। तो ये जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, माइलिन क्या है, एक फैटी सब्सटेंस है, फैट का बना हुआ एक सब्सटेंस है, जिससे हमारा एक्सॉन जो है वो कवर्ड रहता है। फ़ायदा क्या होता है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन एक्चुअली कैसे आती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रैवल करती है। वो इंफॉर्मेशन ताकि सीधा इसी डायरेक्शन में जाए, इधर उधर कहीं नहीं चला जाए, एक्सॉन को वो इंसुलेट करने का काम करती है ये माइलिन शीथ। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो नर्व सेल है, न्यूरॉन, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। काम क्या है इसका, अब ये क्या करता है, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इनका काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। कहाँ से, इससे पहले जो न्यूरॉन है उससे, या फिर डायरेक्ट सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम इसका होता है। तो डेंड्राइट्स क्या काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होगा तो क्या होगा, इन डेंड्राइट्स के अंदर यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन होगी, जिस रिएक्शन की वजह से आयंस, कुछ आयंस यानी चार्ज पार्टिकल्स इधर से उधर फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करने लगेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक करंट जैसा यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसी इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में ये जो इन्फॉर्मेशन है, चेंज की इन्फॉर्मेशन, वो आगे ट्रैवल करेगी। उस इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते क्या हैं, उसे हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स। नर्व इम्पल्स या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जितने भी सिग्नल हैं, वो किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। जनरेट कैसी हुई है, ये सराउंडिंग में जब चेंजेस हुए, उन चेंजेस को इन डेंड्राइट्स ने डिटेक्ट किया, उन चेंजेस की वजह से इनके अंदर कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट जैसा यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है, तो डेंड्राइट्स का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, या इसके आगे अगर कोई और न्यूरॉन प्रेजेंट है तो उस न्यूरॉन से इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट के कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पर डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट से ये इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है साइटन यानी सेल बॉडी में। ठीक है, सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन आगे कहाँ जाती है, फिर ये चली जाती है आगे एक्सॉन में, और एक्सॉन से होती 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 ये कहाँ जा रही है, ये फाइनली पहुँचेगी नर्व एंडिंग्स में। नर्व एंडिंग्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन इसमें ट्रेवल कर रही है, एक इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस है जिसकी फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। तो एक्सॉन का काम क्या है, साइटन का काम क्या है, साइटन का काम है डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन लेना और उसको आगे एक्सॉन तक ट्रांसफ़र कर देना। और एक्सॉन का काम क्या है, एक्सॉन का काम है इंफॉर्मेशन को पहुंचाना किधर, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। इंफॉर्मेशन को कहाँ भेज रहा है ये, अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से अवे ये इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। डेंड्राइट क्या कर रहा था, ये इंफॉर्मेशन को ला रहा था टूवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ को इंफॉर्मेशन को ये लेकर आ रहा था। डेंड्राइट का काम है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और साइटन की तरफ भेज देना,
और एक्सॉन का काम है साइटन से दूर इंफॉर्मेशन को लेकर जाना और फाइनली कहाँ पहुँचा देना, नर्व एंडिंग्स तक पहुँचा देना। ठीक है, अब ये जो नर्व एंडिंग्स हैं ये इसके आगे कनेक्टेड हो सकता है कोई दूसरा न्यूरॉन, या फिर ये नर्व एंडिंग्स कहाँ हो सकती हैं, ये हमारी पर्टिकुलर किसी मसल या ग्लैंड तक में जाकर पहुंची हुई हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचनी है, ये पहुंचनी है हमारी मसल्स तक या फिर ग्लैंड्स तक। इन मसल्स या ग्लैंड्स को हम एक और नाम से यहाँ पर बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इफेक्टर ऑर्गन्स। इफेक्टर ऑर्गन यानी एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट जहाँ पर शो हो रहा है वो है इफेक्टर ऑर्गन। जो हमारा पर्टिकुलर ऑर्गन है जो उस चेंज के लिए रिएक्ट कर रहा है वो है हमारा इफेक्टर ऑर्गन। तो ये जो न्यूरॉन है या तो कनेक्टेड है एक दूसरे न्यूरॉन के साथ या फिर ये कनेक्टेड है हमारे मसल्स के सेल्स के साथ में। ठीक है, तो अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हम कह रहे हैं एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको डेंड्राइट इकट्ठा कर रहा है, तो हर नर्व सेल तो ऐसा नहीं कर रहा है एक्चुअली। हमें पता है हमें एनवायरनमेंट में चेंज की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, वो हमें मिलती है हमारे सेंस ऑर्गन्स से। सेंस ऑर्गन्स 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेशल सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। नर्व सेल्स ही हैं लेकिन स्पेशल तरह के नर्व सेल्स हैं जिनका काम ही है स्टिमुलस को रिसीव करना। स्टिमुलस यानी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स में कुछ पर्टिकुलर तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं जिनका काम है स्टिमुलस को रिसीव करना। एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होगा तो इनके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन होगी जिससे कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगी। ठीक है, तो उन्हीं सेल्स को या ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स ऑब्वियसली प्रेजेंट है, क्योंकि अलग अलग सेंस ऑर्गन का काम अलग अलग है। जैसे हमारी आइज़ का क्या काम है, आइज़ का काम है देखना, और देखते हम किसकी हेल्प से हैं, लाइट की हेल्प से। तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ प्रेजेंट है फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब क्या होता है ये तो आप अच्छे से जान चुके हैं अब तक, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो ऐसे नर्व सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, ऐसे स्पेशल सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फोटो रिसेप्टर्स काम क्या है इनका, फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं लाइट को। कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारी आइज़ में। ऐसे ही आते हैं फोनो रिसेप्टर्स। ये जो फोनो रिसेप्टर्स है ये प्रेजेंट है हमारे ईयर में, और इनका काम क्या है, इनका काम है डिटेक्ट करना साउंड को, साउंड को डिटेक्ट करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ये प्रेजेंट होते हैं हमारी नोज़ में, और इनका क्या काम है, इनका काम है स्मेल को डिटेक्ट करना, ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। ऐसे ही फिर आते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये प्रेजेंट है हमारी टंग में, और इनका क्या काम होगा, टंग में प्रेजेंट है तो ये किसे डिटेक्ट करेंगे, ये डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को। साथ ही साथ है थर्मो रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट है हमारी स्किन में, और इनका काम है डिटेक्ट करना हीट को या टेम्परेचर चेंजेस को डिटेक्ट करने का इनका काम होता है। ठीक है, तो अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आइज़ में ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ईयर में ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं, नोज़ में ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं, टंग वाले रिसेप्टर्स टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, स्किन वाले रिसेप्टर्स हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और उन्हें हमने नाम भी अलग अलग दे रखे हैं। जो आइज़ में प्रेजेंट हैं फोटो रिसेप्टर्स, ईयर में प्रेजेंट है फोनो रिसेप्टर्स, जो नोज़ में प्रेजेंट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो टंग में प्रेजेंट है गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और जो स्किन पर प्रेजेंट है वो हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोई भी चेंज की इंफॉर्मेशन किसको मिलती है, रिसेप्टर्स को, और वो रिसेप्टर्स फिर उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में या नर्व इम्पल्स की फॉर्म में आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि अब तक ये जो नर्व सेल है, एक नर्व सेल है सपोज कीजिए ये, ठीक है, ये उसका एक्सॉन बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डेंड्राइट वेंड्राइट हैं, ये क्या है, ये नर्व एंडिंग्स हैं। तो ये या तो दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से कनेक्टेड रहता है, एक ये अगला नर्व सेल है इसका ये एक्सॉन है, ये इसकी नर्व एंडिंग्स है, और इसकी ये डेंड्राइट है। तो क्या होगा यहाँ पर,
क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ पहुँचनी है, एक नर्व सेल से या तो दूसरे नर्व सेल तक पहुँचेगी या फिर एक नर्व सेल से मसल तक पहुँचेगी। तो ये जो एक नर्व सेल है किसके साथ में कनेक्टेड है, दूसरे नर्व सेल के साथ में कनेक्टेड है। किस तरह से, पहले वाले की जो नर्व एंडिंग्स हैं, पहले वाले की ये जो नर्व एंडिंग्स हैं ये कनेक्टेड है किसके साथ में, दूसरे वाले के डेंड्राइट्स के साथ में कनेक्टेड रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी नर्व एंडिंग और इसकी नर्व एंडिंग्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है, डेंड्राइट से एक्सॉन में और फिर एक्सॉन से नर्व एंडिंग्स में। तो इन्फॉर्मेशन आई डेंड्राइट से, पहुंची नर्व एंडिंग्स में, फिर दूसरे वाले में कहाँ से आएगी, डेंड्राइट से ही आएगी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम तो डेंड्राइट कर रहे हैं, तो इसकी नर्व एंडिंग से कनेक्टेड हैं दूसरे वाले के डेंड्राइट्स। तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई डेंड्राइट्स में, फिर डेंड्राइट से जाएगी फिर एक्सॉन में, एक्सॉन से फिर से इसके नर्व एंडिंग्स में। इसके बाद अगर एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगा तो यहाँ इसके नर्व एंडिंग से जाएगी वो उस न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, ठीक है। तो या फिर क्या होगा, या फिर न्यूरॉन्स कहाँ जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन लेकर जा रहे हैं, कहाँ पर, ये इंस्ट्रक्शन लेकर जा रहे हैं हमारी मसल सेल्स तक। ये हम सपोज कीजिए मसल का सेल है हमारी ये, तो यहाँ तक ये इंस्ट्रक्शन लेकर जा रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये डेंड्राइट ने कलेक्ट की इन्फॉर्मेशन और सेल बॉडी तक पहुंचाई, सेल बॉडी ने एक्सॉन तक पहुंचाई, और यहाँ पर नर्व एंडिंग्स जो है वो कहाँ पर जाकर कहाँ पर जाकर अटैच हो रही है, मसल सेल में जाकर अटैच हो रही हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये एक न्यूरॉन जहाँ दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रखा है या फिर एक न्यूरॉन जहाँ मसल के सेल से कनेक्ट हो रखा है, ये कनेक्शन पूरा नहीं होता। यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये नर्व एंडिंग पूरी तरह से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी हुई है या ये नर्व एंडिंग पूरी तरह से मसल सेल के साथ में जुड़ी हुई है। बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है एक माइन्यूट गैप, एक माइक्रोस्कोपिक गैप बीच में प्रेजेंट होता है। उसी माइक्रोस्कोपिक गैप को हम सिनैप्स कहते हैं, ठीक है। तो सिनैप्स क्या है, दो नर्व सेल्स या एक नर्व सेल और एक मसल सेल के बीच में एक जंक्शन है, एक ब्रिज है, ठीक है। और वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है एक माइन्यूट गैप का, across which impulses pass by diffusion of a chemical called neurotransmitter। अब यहाँ जब बीच में गैप है तो जो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो वो करंट आ रहा था वो तो अब आगे इस गैप को क्रॉस कैसे करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नई मैकेनिज्म होनी चाहिए जिससे जो इन्फॉर्मेशन है वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जा सके, इस सिनेप्स को पार कर सके, इस गैप को पार कर सके। वो कैसे पार करेगी, वहाँ पर काम आता है केमिकल। केमिकल सिग्नल की फॉर्म में पहले हमारा इम्पल्स चेंज होगा और उस केमिकल की फॉर्म में वो दूसरे नर्व सेल या फिर मसल सेल तक पहुँचेगा। कैसे, अभी देखते हैं उसके बारे में। तो होता क्या है, सपोज कीजिए ये क्या है, एक नर्व एंडिंग है। नर्व एंडिंग पे प्रेजेंट है यहाँ पर कुछ, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं क्या है, ये वेसिकल यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। हर नर्व एंडिंग पर कुछ वेसिकल्स यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर भरा होता है एक केमिकल, कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स यहाँ पर भरे हुए हैं। उन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ तक वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स आती है, ये वेसिकल्स जो हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं और अपने केमिकल को, न्यूरोट्रांसमीटर को इस माइक्रोस्कोपिक गैप में, क्या है इसका नाम, सिनेप्स, इस सिनेप्स में रिलीज कर देते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं ये यहाँ से डिफ्यूज़ होकर कहाँ पहुँच जाते हैं, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक या फिर मसल सेल तक पहुँच जाते हैं। अब दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में या मसल सेल्स में कुछ स्पेशल यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, स्पेशल कुछ रिसीविंग मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये क्या है, कुछ पर्टिकुलर तरह के रिसीविंग मॉलिक्यूल्स हैं जो इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव कर सकते हैं, इन्हें रिसीव कर लेते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही नेक्स्ट सेल में पहुंचते हैं ये दोबारा से चेंज हो जाते हैं, उस सेल में जनरेट कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो यहाँ पर फिर से नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाती है। सेम वही नर्व इम्पल्स जो यहाँ से चली आ रही थी वो पहले चेंज हुई किस फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में,
वो केमिकल पहुंचा दूसरे सेल तक और वहां पर फिर से वो चेंज हो गई उसी पर्टिकुलर नर्व इम्पल्स में। तो सिनेप्स पर हो क्या रहा है एक्चुअली, इलेक्ट्रिक सिग्नल चेंज हो रहा है केमिकल सिग्नल में और केमिकल सिग्नल फिर वापस से चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ठीक है, तो ये तो एक नर्व सेल और मसल सेल के बीच में भी सिनेप्स प्रेजेंट है और नर्व सेल और नर्व सेल के बीच में भी सिनेप्स प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर जंक्शन है, किसका जंक्शन, एक नर्व सेल और एक मसल सेल के बीच का जंक्शन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, न्यूरोमस्क्युलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या मतलब है, ये कनेक्ट कर रहा है एक नर्व सेल को और एक मसल सेल को। ठीक है, तो सिनेप्स क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप है दो नर्व सेल्स के बीच में या फिर एक नर्व सेल और एक मसल सेल के बीच में। तो इस गैप में होता क्या है, केमिकल सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पहले तो वो केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आ रही है, फिर सिनेप्स पर आकर वो चेंज हो रही है केमिकल सिग्नल की फॉर्म में और फिर वापस से दूसरे सेल में जाकर चेंज हो रही है किसमें, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। कैसे, क्योंकि जहाँ पर नर्व एंडिंग्स है, ये क्या है, ये पार्ट है हमारा नर्व एंडिंग, एक्सॉन की नर्व एंडिंग, जहाँ पर नर्व एंडिंग्स है वहाँ पर प्रेजेंट है स्पेशल केमिकल्स जिन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिफ्यूज आउट हो जाते हैं सिनेप्स में जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पर आती है। इन केमिकल्स को दूसरा सेल रिसीव कर लेता है और दूसरे सेल में उसी तरह की नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है जैसे ऊपर से चली आ रही थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल चेंज हुआ केमिकल सिग्नल में, फिर केमिकल सिग्नल वापस से चेंज हुआ इलेक्ट्रिक सिग्नल में। यहाँ तक क्या था, यहाँ तक था इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आ रहा था जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी। फिर यहाँ पर वो किस फॉर्म में चेंज हो गई, वो चेंज हो गई केमिकल की फॉर्म में, केमिकल सिग्नल। उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। और वापस से फिर किस में चेंज हो गया, वो दूसरे सेल में जाकर फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो चेंज हो गया। ठीक है, तो किसी भी सिनेप्स पर जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है या फ्लो ऑफ सिग्नल्स है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा होता है यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में वो हमेशा फ्लो होता है। कैसे, क्यों, क्योंकि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम बात कर रहे हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, ये सिर्फ नर्व एंडिंग पर ही प्रेजेंट है। तो नर्व एंडिंग पर भी प्रेजेंट है तो नर्व एंडिंग तक सिग्नल आएगा तो तभी ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और वो सिग्नल आगे केमिकल फॉर्म में पहुंच पाएगा। लेकिन क्योंकि डेंड्राइट वाली तरफ एक हमारे पास ये एक्सॉन है, हमारे पास एक नर्व सेल है, इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं न्यूरोट्रांसमीटर वो कहाँ प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट है सिर्फ यहाँ पर। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर तो सिर्फ यहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट ओनली हेयर, सिर्फ यहाँ पर ही न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा कैसे कैसे जाएगी, सिर्फ नर्व एंडिंग से और दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट तक ही जाएगी, कभी भी वापस नहीं जाएगी डेंड्राइट से और पहले वाले नर्व सेल में वो कभी भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर तो कोई न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ तक आएगी भी तो वो केमिकल फॉर्म में चेंज नहीं हो पाएगी और जब तक वो केमिकल फॉर्म में चेंज नहीं होगी तो वो उस गैप को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा कैसे जाती है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। वो डायरेक्शन कौन सी है, फ्रॉम नर्व एंडिंग्स टू डेंड्राइट या फ्रॉम नर्व एंडिंग्स टू मसल सेल्स। उल्टा ये इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, ऐसे कभी भी नहीं होगा कि एक के डेंड्राइट से दूसरे के नर्व एंडिंग तक इन्फॉर्मेशन जा रही है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स हमने पढ़े हैं ये कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में। पहला है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, नर्व इम्पल्सेस को सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ये कैरी करता है। मतलब इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा रहा है, ये सेंस ऑर्गन से
ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का ये काम करता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी जो डेंड्राइट्स हैं और जो सेल बॉडी है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं सेंस ऑर्गन्स में, क्योंकि यहाँ से ये इंफॉर्मेशन को ले रहा है ना, सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। और इसका जो ये नर्व एंडिंग्स हैं, ये नर्व एंडिंग्स ये कहाँ पर प्रेजेंट हैं? ये प्रेजेंट है ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है? इन्फॉर्मेशन तो हमेशा हमें पता है डेंड्राइट से आएगी साइटन में, और साइटन से जाएगी फिर एक्सॉन के थ्रू और पहुंचेगी फाइनली नर्व एंडिंग्स में। दूसरा यूनिडायरेक्शनल है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हो नहीं सकती। तो इसलिए क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, तो इनका जो सेल बॉडी है वो सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, और इनका जो नर्व एंडिंग्स हैं वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। इससे दूसरे जस्ट अपोजिट है मोटर न्यूरॉन्स। वो क्या कर रहे हैं? वो इंस्ट्रक्शन पहुंचा रहे हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन यानी जहाँ पे इफेक्ट हो रहा है उस स्टिमुलस का, जहाँ पे रिएक्शन हो रही है, जो क्या है? मसल्स हैं या फिर ग्लैंड्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स या ग्लैंड्स तक। तो यहाँ पे क्या होगा? इनकी जो सेल बॉडी है, आप बता सकते हैं अब तो बहुत आराम से, कहाँ प्रेजेंट होगी इसकी सेल बॉडी? इसकी सेल बॉडी प्रेजेंट होगी ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में इसकी सेल बॉडी प्रेजेंट है। और ये नर्व एंडिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? इसकी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होंगी हमारी मसल्स में या ग्लैंड्स में, यानी इफेक्टर ऑर्गन्स में नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है? यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेम उसी तरह से, यहाँ से डेंड्राइट्स जो हैं वो कलेक्ट कर इंफॉर्मेशन को फिर सेल बॉडी में पहुँचा रहे हैं, फिर एक्सॉन से होती हुई नर्व एंडिंग से होती हुई इंफॉर्मेशन मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुँच रही है। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इंस्ट्रक्शन को मसल्स या ग्लैंड्स तक पहुँचाने का जो काम करते हैं उन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। बीच में कुछ और न्यूरॉन्स आते हैं जिन्हें कहते हैं रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स। ये प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और इनका क्या काम है? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का इनका काम होता है। तो ये एक सेंसरी न्यूरॉन है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक सेंसरी न्यूरॉन है, वो इन्फॉर्मेशन लेकर आया कहाँ तक? वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। और फिर यहाँ से इंस्ट्रक्शन पहुँच रही है कहाँ पर? एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुँच रही है हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। तो ब्रेन के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ प्रेजेंट होगा रिले न्यूरॉन, जो कि इस सेंसरी न्यूरॉन और इस मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आई ब्रेन तक, ब्रेन में प्रेजेंट है रिले न्यूरॉन, तो इसने क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट किया, और मोटर न्यूरॉन से इंस्ट्रक्शन पहुंच गई हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। नेक्स्ट देखते हैं नर्व्स। नर्व्स क्या होती हैं? तो नर्व क्या है? अब हमने देखा कि इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है कैसे? एक नर्व सेल के थ्रू फ्लो कर रही है, लेकिन एक अकेला नर्व सेल तो इंफॉर्मेशन को ले जाने में उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में होता क्या है? बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, और नर्व सेल्स के जो एक्सॉन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, नर्व सेल का एक्सॉन, इनको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। ये जो एक्सॉन है इसको हम नर्व फाइबर भी कहते हैं। तो एक अकेला नर्व सेल नहीं है जो इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बंडल्स हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे एक्सॉन्स के बंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो सेम ही इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नर्व सेल्स हैं जो प्रेजेंट हैं। तो ये जो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स है, इसी पूरे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को ही हम कहते हैं, ये पूरा क्या है? ये पूरी एक नर्व है। क्या फ़ायदा है इसका नर्व के होने का? क्योंकि अकेला न्यूरॉन इतनी एफिशिएंटली इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे एक्सॉन्स आपस में कनेक्टेड है और एक बंडल जैसा बना रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह वो लेकर जा रहे हैं। उसी पर्टिकुलर एक्सॉन के बंडल को हम कहते हैं ये एक नर्व है। तो काम क्या है इनका? इनका काम है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। है क्या ये? ये है बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स यानी एक्सॉन्स का
बंडल है। टाइप ऑफ नर्व्स, दो तरह की नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि हम पीछे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स की बात कर चुके हैं। तो सेंसरी नर्व्स जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स की बनी हुई हैं, और क्योंकि वो सेंसरी न्यूरॉन्स की बनी हुई हैं इसलिए वो इम्पल्सेस को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही हैं, सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक वो इन्फॉर्मेशन को पहुँचा रही हैं। मोटर नर्व्स मोटर न्यूरॉन्स की बनी हुई हैं, और क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन्स की बनी हुई हैं तो वो इंस्ट्रक्शन को कहाँ से कहाँ ले जा रही है, इन्फॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ ले जा रही है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स या ग्लैंड्स यानी इफेक्टर ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है जो बना हुआ है नर्व सेल्स का, इसको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी में? पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लिख देते हैं CNS, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम कह देते हैं PNS। CNS और PNS, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का, सिर्फ दो पार्ट्स हैं इसके अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है किसका? सारी नर्व्स का, जितनी भी नर्व्स हैं जो ब्रेन में से निकल रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही हैं, वो सारी नर्व्स मिलकर बना रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्रेन है, सपोज यहाँ पर ये ब्रेन है, रफ सा मैं बना रही हूँ, और ब्रेन के नीचे जा रही है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है क्या? बहुत सारे नर्व्स का बंडल है। क्या है ये? बंडल ऑफ मैनी नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स का एक बंडल है, थिक बंडल है। ठीक है, थिक बंडल ऑफ नर्व्स, रस्सी जैसी स्ट्रक्चर है, एक बहुत सारी नर्व्स मिलकर एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, उसी को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इनमें से भी बहुत सारी नर्व्स निकल कर जा रही हैं। तो ब्रेन में से जो नर्व्स निकल रही हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व्स ब्रेन में से निकल कर जा रही हैं, और इन नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स हैं? जो ब्रेन में से ओरिजिनेट हो रही हैं। कितनी है ये? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और ऐसे स्पाइनल कॉर्ड से भी पेयर में नर्व्स निकल रही हैं, और इन नर्व्स को, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। इनको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। और ये कितनी है? ये 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नर्व्स कितनी है हमारी बॉडी में? 12 पेयर ऑफ नर्व्स तो निकल रही हैं, ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं, ब्रेन से, जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और 31 पेयर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से, जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो ये क्रेनियल नर्व्स और ये स्पाइनल नर्व्स यही मिलाकर बना रही हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ये क्या बनाया मैंने बीच में यहाँ पर? ब्रेन। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। पहला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है वॉलेंट्री या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ये क्या है? ये जो बहुत सारी नर्व्स यहाँ से आपको ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे रही हैं, इनमें से कुछ नर्व्स हैं जो कंट्रोल करती हैं हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को। इनवॉलेंट्री मतलब ऐसे एक्शंस जो हमारी विल के कंट्रोल में नहीं है। विल मतलब इच्छा, ऐसे एक्शंस जो हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है, यानी हम अपनी मर्जी से उन्हें स्टार्ट नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से उन्हें रोक नहीं सकते। कैसे? जैसे बॉडी के अंदर हमारी बहुत सारी इंटरनल मूवमेंट्स हो रही हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट्स हो रही हैं। जब आप खाना खाते हैं तो स्वेलो करने तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारी विल के कंट्रोल में चल रहा है काम। लेकिन एक बार जब हमने स्वेलो कर लिया, अब खाना पहुँच गया कहाँ पर? ईसोफेगस के अंदर, उसके बाद क्या आप इस खाने को कहीं पर्टिकुलर जगह पर रोक कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो उसके बाद क्या हो रहा है? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रही हैं ईसोफेगस में, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। या हमारा हार्ट बीट हो रहा है, तो हार्ट बीट को क्या आप रोक सकते हैं या अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है? हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को जो नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं, उन नर्व्स से मिलाकर बना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो सारी नर्व्स इसमें इन्वॉल्व हैं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही हैं। और वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसका जस्ट उल्टा। ये कौन सी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने वाली नर्व से बना है? जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट्स यानी जो हमारी
इच्छा से हो सकती हैं, इच्छा से हम शुरू कर सकते हैं, इच्छा से हम रोक सकते हैं, जो हमारी विल के कंट्रोल में है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो जब मेरा मन कर रहा है मैं लिख रही हूँ, जब मेरा मन नहीं कर रहा है मैं लिखना बंद कर दिए जा रही हूँ। या फिर आप चल रहे हैं तो आपका मन करेगा तो आप चलेंगे, आपका नहीं मन करेगा तो आप रुक जाएंगे। तो वो जो पैर की मसल्स हैं, आपकी उंगलियों की मसल्स हैं, जितने भी आपकी स्केलेटल सिस्टम के साथ में मसल्स जुड़ी हुई हैं, वो सारी मसल्स कैसी हैं, हमारी विल के कंट्रोल में। हम अपनी इच्छा से उन चीज़ों को मूव करा सकते हैं, हम अपनी इच्छा से अपनी फिंगर्स मूव कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से बोल सकते हैं, हम अपनी इच्छा से चल सकते हैं। तो ये सारे जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, जो नर्व्स इन्हें कंट्रोल कर रही हैं, उन नर्व्स से मिलकर बना है वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये है नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। हम कैसे कैसे कर सकते हैं, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ है सारी नर्व्स का। नर्व्स भी दो तरह की हैं, कुछ नर्व्स हैं जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही हैं, उनको सारी नर्व्स को हम बोलते हैं मिलाकर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कुछ नर्व्स हैं जो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रही हैं, उनको हम सारी नर्व्स को मिलाकर बोलते हैं वॉलेंट्री या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। 12 पेयर ऑफ नर्व्स हैं जो ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। और 31 पेयर ऑफ नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी ब्रेन के बारे में। ब्रेन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ही हमारी नर्वस सिस्टम का। सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहाँ से हो रहा है, बेसिकली ब्रेन से ही हो रहा है। तो ब्रेन को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर मतलब आगे, तो हमारे जो सर का ये आगे का पार्ट है, जो आगे के पार्ट में, आगे के पार्ट का जो ब्रेन का जो आगे का पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन यानी बीच वाला पार्ट, और हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हाइंड मतलब पीछे, तो पीछे वाला पार्ट, जो सर के पीछे जो अंदर प्रेजेंट है ब्रेन, उस ब्रेन का पार्ट, उसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। तो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसमें से जो फोर ब्रेन है पहले वाला, इसका एक और नाम है सेरिब्रम। इस फिगर में अगर हम देखें तो फोर ब्रेन कौन सा पार्ट है, ये जो सारा आपको इस तरह का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा पार्ट है हमारा सेरिब्रम या फिर फोर ब्रेन। सेरिब्रम या दूसरा नाम क्या है इसका, फोर ब्रेन। अब ये जो फोर ब्रेन है, ये भी 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक पार्ट और ये 2 पार्ट। इन्हें हम दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं हेमीस्फीयर्स या सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट में है वो क्या है, वो है लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर, और ये जो राइट में है ये है राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। क्या है, ये है सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ये कनेक्टेड हैं एक स्पेशल टिश्यू से, जिस टिश्यू का नाम है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम नाम के टिश्यू से ये आपस में कनेक्टेड है। तो राइट से इंफॉर्मेशन लेफ्ट तक या लेफ्ट से इंफॉर्मेशन राइट तक कैसे जा रही है, इस टिश्यू के, स्पेशल टिश्यू के थ्रू जा रही है, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कमाल की बात क्या है कि जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये एक्चुअल में हमारी लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये एक्चुअल में राइट तरफ की बॉडी को ये कंट्रोल करता है। अब ये जो सेरिब्रम या फोर ब्रेन है, ये तो ब्रेन का बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लगभग सारा सोचने समझने का काम हम कहाँ कर रहे हैं, हम अपने फोर ब्रेन से कर रहे हैं, सेरिब्रम से कर रहे हैं। मैं ये जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो और आप समझने की कोशिश कर रहे हो इसको, ये सब आप क्या यूज़ कर रहे हो, इसमें ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, ये सेरिब्रम आपका यहाँ पर यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर, टच, विजन, हियरिंग, थिंकिंग, जजमेंट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, लर्निंग, ये सब कौन कर रहा है, ये सारा काम सेरिब्रम या फोर ब्रेन कर रहा है। कुछ आप लर्न कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, रीजनिंग, लॉजिक, ये सब कहाँ हो रहा है, सेरिब्रम में। सेंस ऑर्गन सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर लेकर आ रहे हैं,
सेरिब्रम में ही लेकर आ रहे हैं। तो सुनने का काम, देखने का काम, टच, टेम्परेचर, इन सब की सेंसेशन भी कहाँ पहुँच रही है, वो सेरिब्रम में ही पहुँच रही है। इसलिए सेरिब्रम तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ही। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन प्रेजेंट है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में, इसीलिए इसका नाम मिड ब्रेन है। काम क्या होता है इसका, फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को ये कनेक्ट करने का काम करता है। तो मिड ब्रेन कौन सा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन कौन सा है, इसी में बना भी लेते हैं एक बार। तो हाइंड ब्रेन में एक्चुअली तीन पार्ट्स आ रहे हैं। कौन कौन से, एक ये पार्ट जिसका नाम है पॉन्स, और एक ये पार्ट जिसका नाम है मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं इसको, और एक ये पार्ट जिसका नाम है सेरिबेलम। ये सब तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारा हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या काम कर रहा है, फोर ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का ये काम कर रहा है। ठीक है, फिर हम आते हैं हाइंड ब्रेन पर। अब हमें पता है इसके तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। अभी जो मैंने पीछे बनाए थे ये तो हमारा था मिड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन के ऊपर वाला ये क्या है, ये है पॉन्स। पॉन्स के नीचे ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है मेड्यूला। मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी इसको हम बोल देते हैं। और ये जो पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है ये पूरा पार्ट ये क्या है, ये है सेरिबेलम। कहाँ प्रेजेंट है ये सब, हमारे सर के पीछे प्रेजेंट है, पीछे की तरफ। काम क्या क्या है इनके, जो पॉन्स है इसका काम है रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स यानी ब्रीदिंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। ब्रीदिंग कब फास्ट होनी है, ब्रीदिंग कब स्लो होनी है। ब्रीदिंग अगर आप ध्यान करोगे तो ये सेमी वॉलेंट्री प्रोसेस है। तो हम चाहें तो गहरी सांसें ले सकते हैं, चाहें तो बहुत थोड़ी देर के लिए सांस रोक भी सकते हैं। थोड़ा सा तो विल के कंट्रोल में है, लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तब भी तो हम सांस ले रहे होते हैं, तो उस टाइम पर कैसा हो रहा है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है। तो उस ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, ब्रीदिंग की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम पॉन्स करता है, ये वाला पार्ट। फिर है मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये क्या करता है, जितने भी इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स हो रही हैं बॉडी में, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स कैसे, जो इंटरनल ऑर्गन्स में मूवमेंट्स हो रही है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे बात की थी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में मूवमेंट हो रही हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा है। तो जितने भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग, स्वेलोइंग, है ना, ये सारी चीज़ें भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये भी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल कर रहा है। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है, सारे वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, उन मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना जो हमारे विल के अंडर है। जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, हम चल रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, सब वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स हो रही हैं। हम अपनी इच्छा से उसको कर सकते हैं, इच्छा से रोक भी सकते हैं। तो वो सारी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स किससे कंट्रोल हो रही हैं, वो सेरिबेलम से कंट्रोल हो रही हैं। तो आप अगर साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, तो क्या यूज़ कर रहे हो, तब तो आप सेरिब्रम यूज़ कर रहे हो, फोर ब्रेन। लेकिन आप स्विमिंग कर रहे हो, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप जॉगिंग कर रहे हो, या आप राइटिंग कर रहे हो, तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, तब आप यूज़ कर रहे हो अपना सेरिबेलम, क्योंकि यहाँ पर वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स हो रही हैं, बॉडी में वॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है। और ये काम क्या करता है, मेंटेन पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। बॉडी का बैलेंस, पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। अगर बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, हम ठीक से चल भी नहीं पाएंगे, आप चलते चलते गिर जाओगे। लेकिन क्यों नहीं गिरते हम चलते चलते, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो इस चीज़ को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। तो पोस्चर, बैलेंस और इक्विलिब्रियम को ये कंट्रोल करता है और वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या क्या पार्ट हमने देखे ब्रेन के, तीन पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जिसका दूसरा नाम सेरिब्रम भी है, ये बना हुआ है दो हेमिस्फीयर्स का, जिन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दोनों के बीच में प्रेजेंट है एक स्पेशल टिश्यू जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, जिसकी हेल्प से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन इधर उधर जा रही है। काम क्या है इसका, सारा सोचने का काम, रीजनिंग का काम, थिंकिंग, रीजनिंग, इमोशंस सारे के सारे यहीं पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। लर्निंग का काम, जजमेंट का काम,
और सारे सेंस ऑर्गन्स अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ लेकर आ रहे हैं, यहीं सेरिब्रम में ही लेकर आ रहे हैं। मिड ब्रेन, इसका काम है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना। और उसके बाद हमने देखा हाइंड ब्रेन जो बना हुआ है पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम का। पॉन्स का काम है हमारी ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। मेड्यूला का काम है जितने भी इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल करना, साथ में स्नीजिंग, कफिंग, वॉमिटिंग और स्वेलोइंग को कंट्रोल करना। सेरिबेलम का काम है सारी वॉलेंट्री मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, साथ में पोस्चर, बैलेंस और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना। ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे फाइनली ये मेडुला ऑब्लोंगेटा किस में जाकर मिल जाती है, ये जाकर मिल जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड जो बहुत सारी नर्व्स का एक बंडल है, एक रस्सी जैसा कॉर्ड लाइक यानी रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है। थिक कॉर्ड है किसकी, नर्व्स की। कहाँ पर, हमारी स्पाइन के अंदर। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी, जिसका दूसरा नाम है वर्टिब्रल कॉलम। हमारी वर्टिब्रल कॉलम यानी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक नर्व्स का बंडल जा रहा है, उसी बंडल को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और इसका काम क्या है, ये ब्रेन को सारे बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर रही है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में से बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं और वो सारी नर्व्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जा रही हैं। तो ये ब्रेन से ले रही है इंस्ट्रक्शन और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रही है। ऐसी डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन आ रही है स्पाइनल कॉर्ड में और स्पाइनल कॉर्ड से होकर वो ब्रेन तक पहुंच रही है। ठीक है। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं, ब्रेन तो सब कुछ कंट्रोल कर ही रहा है और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। कैसे प्रोटेक्शन होती है इसकी, तो ये मान लीजिए हमारा ब्रेन है और ये जा रही है नीचे यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा ब्रेन है ये कवर्ड है किससे, स्कल से। क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है स्कल। स्कल या जिसका दूसरा नाम क्या है, क्रेनियम। ये क्या है, एक बोनी स्ट्रक्चर है, बोन का बना हुआ स्ट्रक्चर जो हमारे सर में ऊपर हड्डी होती है वही स्कल या क्रेनियम। ठीक है, उससे कवर्ड है, उससे इसे प्रोटेक्शन मिल रही है। उसके बाद इसके अंदर प्रेजेंट है 3 प्रोटीन की बनी हुई लेयर्स। 3 प्रोटीन की बनी हुई लेयर्स। इन लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। इन मेनिंजेस से हमारे ब्रेन को और फर्दर प्रोटेक्शन मिल रही है। और क्या होता है, इन मेनिंजेस के अंदर भी भरा हुआ है एक, बीच बीच में भरा हुआ है एक फ्लूइड, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, ताकि अगर कोई चोट भी लगे तो हमारा ब्रेन डैमेज ना हो पाए। ठीक है, तो ब्रेन कैसे कवर्ड है, सबसे बाहर तो एक बोनी स्ट्रक्चर, ये कैसा स्ट्रक्चर है, बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कल या क्रेनियम कहते हैं। उसके नीचे 3 लेयर्स हैं जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं और मेनिंजेस के बीच में भरा हुआ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की तो अब यहाँ पर क्रेनियम प्रेजेंट नहीं है। क्रेनियम की जगह अब एक दूसरी बोन आ गई है। कौन सी बोन, इसको हम बोलेंगे अब वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। तो हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर से होकर जा रही है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से होकर जा रही है। तो बाहर तो जो बोनी स्ट्रक्चर है वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद अंदर तो सेम वही चीज़ें हैं। क्या प्रेजेंट है, 3 लेयर्स प्रेजेंट है मेनिंजेस की और मेनिंजेस के बीच में भरा हुआ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं जो ब्रेन के केस में थी, बस अंतर क्या है, स्कल की जगह पर यहाँ पर प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम। स्कल की जगह पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम। अलग कलर से कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ये क्या है, ये है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के ही ऊपर 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं प्रोटीन की, जिन्हें हम मेनिंजेस कहते हैं, जो इसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। इन मेनिंजेस के बीच में भरा हुआ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। उसके अलावा ब्रेन कवर्ड है एक बोनी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रेनियम या स्कल से, और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट कवर्ड है एक बोनी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रल
कॉलम से, जो इसको किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट कर रही है। लास्ट टॉपिक आता है हमारे इस नर्वस सिस्टम का, रिफ्लेक्स एक्शंस। अब ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री यानी हमारे विल के, हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद हो रहा है। नियरली इंस्टेंटेनियस मोमेंट, इंस्टेंटेनियस यानी तुरंत हो रही है, बिल्कुल बिना सोचे समझे एकदम से ही हो रही है। स्टिमुलस मिला और तुरंत ही मूवमेंट हुई। विदाउट थिंकिंग, इसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, सेरिब्रम का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। बिना सोचे समझे हम वो मूवमेंट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? इन रिस्पॉन्स टू अ सडन स्टिमुलस। ये मूवमेंट कब होती है? जब कोई सडन स्टिमुलस आता है, यानी एनवायरनमेंट में कोई सडन चेंज होता है, तो हम बिना सोचे समझे कोई सडन मूवमेंट करते हैं, उसी मूवमेंट को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। कैसे? जैसे आपका हाथ कभी कोई गर्म चीज़ पर पड़ गया, तो क्या होगा? आप सोचोगे थोड़ी ना कि अरे मेरा हाथ गर्म चीज़ पे पड़ गया तो इससे तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, अपना हाथ हटा लेता हूँ, उससे मैं सेफ हो जाऊंगा। इतने आप इतना सब कुछ सोचोगे, इतने तो हाथ जल जाएगा। तो होता क्या है, आप सोचते ही नहीं हो कुछ भी, जैसे ही हाथ गर्म चीज़ पे पड़ा, हाथ खुद ब खुद पीछे हो जाता है ना। या आपका कोई फ्रेंड आपकी तरफ बॉल फेंक रहा है, या कोई सडनली कोई चीज़ फेंक देता है अचानक से, तो आपने जैसे ही उसे देखा, तो आप सोचते थोड़ी ना हो अच्छा ये चीज़ आ रही है तो मुझे लग जाएगी, तो मुझे तो इसे कैच करना चाहिए या मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। इतना कौन सोचता है? तो ये सब तो नहीं सोचेंगे आप, इतने आप सोचेंगे इतने तो वो आपके चोट लग जाएगी। तो होता क्या है, हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जैसे आपने देखा आपकी तरफ कुछ आ रहा है, तो या तो आप वहाँ से तुरंत हट जाओगे बिना सोचे, या फिर तुरंत आपका हाथ आगे जाएगा और उस चीज़ को पकड़ लेगा। तो ये कैसी मोमेंट्स हैं? एनवायरनमेंट में कोई सडन चेंज हुआ, अचानक से एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, यानी कोई सडन स्टिमुलस आया और बिना सोचे आपकी बॉडी में मूवमेंट हुई, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, आपके विल के कंट्रोल के अंदर ये नहीं है, बिना सोचे आपकी बॉडी में कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट हुई, उसी मूवमेंट को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे और क्या एग्जाम्पल है, आपकी आईज है, उसकी प्यूपिल, प्यूपिल आपको पता होगा, आपकी ये मान लीजिए आई है, तो आई के अंदर ये वो ब्लैक वाला पार्ट होता है, आइरिस कहते हैं जिसको, और उसके अंदर एक डार्क ब्लैक वाला पार्ट है। ये एक्चुअल में क्या है? ये एक होल है, ये एक खाली जगह है, इसी होल को हम कहते हैं प्यूपिल। और काम क्या है इसका? जो लाइट है वो इसी प्यूपिल की के थ्रू आई के अंदर एंटर होती है। ठीक है, तो ये जो प्यूपिल है, अगर इसमें स्पेशल बात क्या है कि अगर आपकी आंखों पर कोई टॉर्च डाल दे, अचानक से टॉर्च की लाइट डाल दे, तो बहुत तेज़ लाइट होगी, उतनी ज़्यादा लाइट तो हमारी आंखों को नहीं चाहिए, तो अपने आप ही इस प्यूपिल का साइज़ कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इस प्यूपिल का साइज़ अपने आप ही छोटा हो जाएगा। और अगर आप अंधेरे कमरे में जाओगे, तो अब अंधेरे कमरे में तो क्या चाहिए? ज़्यादा लाइट आंखों को चाहिए, तो इस प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ये प्यूपिल का साइज़ अपने आप ही चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो सडनली आपकी आंखों पर किसी ने तेज़ रोशनी डाल दी, तो क्या होगा? प्यूपिल का साइज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन का फ़ायदा क्या है? हमारी बॉडी को डैमेज से बचाने में ये हेल्प करती है, हमारे सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाती है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप एक डियर हैं और आप घास चर रहे हैं किसी मैदान में, तो सडनली उधर से कोई लॉयन या कोई टाइगर जो है आप पर अटैक करता है, तो आप क्या करोगे? आप बिना सोचे समझे तुरंत ही पीछे हो जाओगे, दौड़ने लगोगे, है ना? उसमें थिंकिंग उस समय पर इन्वॉल्व नहीं रहेगी। उसके बाद जाकर सोचोगे कि अच्छा क्या-क्या हो रहा है, तो मुझे कैसे बचना है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये हमें बचाने में हेल्प करता है, हमारे सर्वाइवल की चांसेस को बढ़ाता है। जैसे गर्म चीज़ पर आपका हाथ पड़ गया, तो वो तुरंत पीछे होगा। तुरंत पीछे होने का फ़ायदा क्या होगा? आपके हाथ में उतना डैमेज नहीं हो पाएगा जितना हो सकता था। और क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल? जैसे आपको सपोजली कोई कांटा चुभ गया या पिन चुभ गया, अचानक से पैर के नीचे कोई पिन आ गया, तो क्या होगा? आप तुरंत अपना पैर पीछे करोगे, या आपके हाथ हाथ में कुछ चुभ जाता है, तो क्या होता है? आप हाथ अपना तुरंत से पीछे करते हो। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ज़्यादा डैमेज आपकी बॉडी को नहीं होगा। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें स्पेशल बात क्या है कि ये बहुत कम टाइम में हो रहा है। अगर सपोज कीजिए इंस्ट्रक्शन जो है रेगुलर वे में जा रही है, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन गई ब्रेन तक, ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया, प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन पहुंचाई आपके इफेक्टर ऑर्गन तक।
तो इस सारे प्रोसेस में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को काफ़ी सारी जगह पर ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो रिफ्लेक्स एक्शंस को बनाने के लिए नेचर में हमारी बॉडी में ऐसी सेटिंग की हुई है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाती है, सेंस ऑर्गन से जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो ब्रेन तक पहले जा ही नहीं रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जा रही है कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है बस, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है। और स्पाइनल कॉर्ड में ऑटोमेटिकली ऐसा सर्किट बना हुआ है कि अगर ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये पर्टिकुलर मसल तक इंस्ट्रक्शन खुद ब खुद पहुंच जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ तक तुरंत ही पहुंच गई, इफेक्टर ऑर्गन तक तुरंत ही पहुंच गई। ये कहाँ से आ रही है, ये सेंस ऑर्गन से कोई इंफॉर्मेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड तक आ रही है, और वो तुरंत ही इस तरह का सर्किट बना है कि तुरंत ही वो इंस्ट्रक्शन इफेक्टर को पहुंचा देगा। तो ये क्योंकि सर्किट ऑलरेडी आपकी बॉडी में बना हुआ है, इवन जब आप पैदा हुए हैं तब से ये सर्किट आपकी बॉडी में बना हुआ है, तो इससे फ़ायदा क्या है कि बहुत कम टाइम में ही आप रिएक्ट कर पाएंगे स्टिमुलस के लिए। जैसे आपकी बॉडी तक, आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंची कि हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ गया है, तो ऑटोमेटिकली ये जो सेंसरी नर्व है ये तो किससे कनेक्टेड है, इस मोटर नर्व से कनेक्टेड है, जो जा रही है हमारी हाथ के मसल्स में, और हाथ आपका खुद ब खुद पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थी, ये सेंसरी नर्व से आपकी इंफॉर्मेशन आ रही थी, और ये सेंसरी नर्व ऑटोमेटिकली स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन के थ्रू कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर मोटर नर्व से। और ये पर्टिकुलर मोटर नर्व क्या करती है, ये आपके हाथ को इंस्ट्रक्शन दे रही है कि हाथ पीछे हो जाना चाहिए, तो आपका हाथ तुरंत ही पीछे हो रहा है। इस तरह के सर्किट ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्टिमुलस हैं जिनके लिए रिएक्ट करने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना सोचे समझे हम तुरंत ही उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, सडनली हम रिएक्ट करते हैं, तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी को ज़्यादा डैमेज नहीं होता। तो ब्रेन का क्या रोल है इसमें, क्या इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है? ब्रेन का बस ये रोल है कि ये जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो इस पूरे प्रोसेस की इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँचा दी जाती है, वो ब्रेन तक पहुँचा दी जाती है कि ऐसा ऐसा हो गया है, कि हमारा हाथ गर्म चीज़ पे पड़ा था और हमने हाथ पीछे कर लिया, ये इन्फॉर्मेशन फिर ब्रेन तक पहुँचा दी जाती है। लेकिन ये सारा काम कि पता चला और हाथ तुरंत पीछे किया, हाथ पड़ा गर्म चीज़ पे तुरंत पीछे किया, ये सारा काम किसकी हेल्प से हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से हो रहा है, उसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो रिफ्लेक्स एक्शंस में किसका रोल है, इसमें रोल है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड ही है जो सारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। फिर आती है एक और टर्म, रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इट इज़ द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन। किसी रिफ्लेक्स एक्शन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स या नर्व इम्पल्स जिस पाथ से ट्रेवल कर रही है उस पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा, सेंस ऑर्गन ने डिटेक्ट किया, सेंसरी नर्व से वो पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन से, ये ऑलरेडी कनेक्टेड थी मोटर नर्व के साथ, तो मोटर नर्व से इंस्ट्रक्शन पहुंच गई हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। तो ये जो पूरा पाथवे है जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स ने ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ आई, इस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। किसी रिफ्लेक्स एक्शन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स किस पाथ से होकर जा रही है, उस रास्ते को, उस पाथ को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। कैसे, जैसे सपोज यहाँ पर रखी हुई है एक हॉट प्लेट, एक गर्म प्लेट रखी हुई है यहाँ पर, आपने उसको टच कर लिया, तो आप जैसे ही उसको टच करोगे तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारे जो स्किन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कौन से रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं आपके हैंड की स्किन में, वहाँ तक ये इंफॉर्मेशन पहुँच गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को कहाँ लेकर जाएंगे, उस इंफॉर्मेशन को ये लेकर जाएंगे आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है रिले न्यूरॉन। वो रिले न्यूरॉन ऑलरेडी इस सेंसरी नर्व को कनेक्ट किए हुए हैं, ऑलरेडी इस सेंसरी नर्व को कनेक्ट किए हुए हैं किसके साथ में, एक मोटर नर्व के साथ में, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एक मोटर नर्व।
इस मोटर नर्व से खुद ब खुद इंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँच गई, इससे खुद ही इंस्ट्रक्शन पहुँच गई कहाँ तक, मसल्स ऑफ हैंड तक, हैंड की मसल्स तक इंस्ट्रक्शन पहुँच गई, और जिसकी वजह से हमने क्या कर लिया, हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया, विड्रॉ हैंड्स, हमने अपने हाथ को पीछे विड्रॉ कर लिया, पीछे खींच लिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हॉट प्लेट को टच किया तो आपके हाथ में कुछ थर्मो रिसेप्टर्स थे जिन्होंने इस चेंज को डिटेक्ट किया। ठीक है, वो चेंज कहाँ जा रहा है, फिर सेंसरी नर्व के थ्रू जा रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन है जिसने इस पर्टिकुलर सेंसरी नर्व को ऑलरेडी इस पर्टिकुलर मोटर नर्व से कनेक्ट किया हुआ है, और इस मोटर नर्व का काम क्या है, ये इंस्ट्रक्शन पहुंचा रही है हमारी हैंड के मसल्स तक, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और हमारा हाथ खुद ब खुद पीछे हो गया। तो ये जो पूरा पाथवे आपने यहाँ पर देखा, इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे जा रही है, थर्मो रिसेप्टर्स तक गई, फिर सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड तक गई, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व से होती हुई कहाँ गई, हमारी हैंड की मसल्स तक गई। ये जो पूरा पाथ है यही है रिफ्लेक्स आर्क। कौन से केस में, जब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है विड्रॉल ऑफ हैंड्स, जब हम कोई गर्म चीज़ को छू लेते हैं, तो इस रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ये पर्टिकुलर रिफ्लेक्स आर्क हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, इसको बहुत अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। हो क्या रहा है यहाँ पे, बिना सोचे समझे हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है किसी स्टिमुलस के लिए, वो स्टिमुलस कैसा सडन है, तुरंत अचानक से एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ और अचानक से हमने बिना सोचे समझे उसके लिए रिएक्ट किया, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में जो इंफॉर्मेशन जिस पाथ से होकर जा रही है उस पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो जैसे एक रिफ्लेक्स एक्शन है कि हमने एक हॉट चीज़ को टच किया तो अपना हाथ हम तुरंत पीछे करेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन एक्चुअली जा कैसे कैसे रही है, पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव किया हमारी हाथ की स्किन में जो थर्मो रिसेप्टर्स थे उन्होंने, फिर वो इन्फॉर्मेशन सेंसरी नर्व के थ्रू गई स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट था रिले न्यूरॉन जिसने इस सेंसरी नर्व को एक पर्टिकुलर मोटर नर्व के साथ कनेक्ट किया हुआ है, उस मोटर नर्व का काम है हमारे हाथ की मसल्स को इंस्ट्रक्शन देना कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ ताकि हमारा हाथ खुद ब खुद पीछे हो जाए। इस तरह के बहुत सारे सर्किट्स हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है, नेचर नहीं बना के डाले हुए हैं, नेचर में ही बने हुए हैं ताकि हमारे सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाए, हम हार्मफुल कंडीशन से आसानी से बचकर निकल सकें। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा ये नर्वस सिस्टम तो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, वो हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल कैसे कैसे होता है, हमारी मूवमेंट्स हार्मोन्स के, हार्मोनल कंट्रोल यानी केमिकल कंट्रोल हमारी मूवमेंट्स का कैसे कैसे हो रहा है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।